नमस्कार भाइयों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। भाइयों, पिछली क्लास हमारी हिंदी की थी, उससे पहले रीजनिंग और मैथ जीके भी चली। तो अरविंद चौधरी जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आज की जो क्लास है हम मैथ में मिक्स की क्लास ले रहे हैं। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा, आपकी जो समस्या रहेंगी उनको भी हम डाउट को क्लियर करेंगे और अपनी तरफ से भी हम ये सोचकर चलेंगे जहां पर बच्चे परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चन को कराएं अलग अलग चैप्टर के। ठीक है, मैथ में मिक्स है लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग चैप्टर में आपको परेशान करते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन बता दीजिए, हम उसको भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हम तक आपकी ये बात पहुंच जाएगी कि आप पूछना क्या चाहते हो वास्तव में। ठीक है, बस आप टाइप बता देना, हम क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए भाई, एक क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह का आता है कि बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ऐसे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ऐसा सवाल आ जाता कई बार। अब इसमें भी दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनकी बात करते हैं। ये कह रहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर माना जाए तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हैं, गलत हो जाते हैं, बहुत गलती होती है इसमें। आपको फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि जितनी वस्तु खरीदी गई, क्रय मतलब खरीदना, सीपी, और विक्रय मतलब एसपी। तो हम बोलते हैं कि जितनी वस्तु खरीदी गई उसके साथ 2 जीरो लगाओ और जितनी बेची गई उससे भाग दीजिए। अगर ये 100 से ज्यादा तो फायदा है, 100 से कम है तो हानि है, नुकसान है। 25% का डाउट मतलब लॉस हो रहा है। आंसर क्या आ गया भैया? 25% हानि। ये क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, प्रीतिपाल जी नमस्कार जी, अरविंद चौधरी भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे सोचते हैं भैया आप तो ट्रिक के लिए मना करते हो, आपने भी तो ट्रिक बता दी। ओ हाँ जी, बिल्कुल जी प्रीति जी। अब क्या कहते हैं हम, उसको समझिए। देखिए, इस ट्रिक को मैं आपको समझाऊंगा भी कि भाई कैसे आया है ये। तो करना आपको इतना ही पड़ेगा, ये पक्का है। देखिए, पहली चीज जो है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले यानी लाभ हानि वाले प्रश्न में सिर्फ परसेंट में सब कुछ पूछ रहा, परसेंट में पूछ रहा है, लाभ पूछे हानि पूछे परसेंट में पूछ रहा है, रुपए का कहीं जिक्र नहीं है इसमें, रुपए का कहीं जिक्र नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप ये दिमाग में फीड कर लीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। जब सब कुछ परसेंट में पूछे तो ये ध्यान रखो, बहुत सारे सवाल आराम से होते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब अगर हमारे दिमाग में ये पहले से है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। अब ये कह रहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1500 रुपए। ठीक है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 1500, 20 का विक्रय मूल्य 1500 रुपए है, 20 का विक्रय मूल्य, 20 का विक्रय, जितना 15 का क्रय है उतना 20 का विक्रय है। ये समझाने के लिए, करना तो उतना ही जितना हम करवा चुके हैं। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मतलब 1500 रुपए। तो जब 20 वस्तु 1500 में बेच रहे तो एक का विक्रय कितना हो जाएगा भाई? एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1500/20। यानी हम एक वस्तु को 75 में बेच रहे हैं। खरीदी थी 100 में, बेचा 75 में, तो 25 का नुकसान हुआ। ठीक है, समझ में आया कि ये क्यों करते हैं हम? तो अभी हमने क्या कहा किया कि हम इसको बोल देते हैं जितनी वस्तु खरीदी गई है उसके साथ 2 जीरो और जितनी बेची गई उससे भाग दे दीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। आंसर आ गया कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। ठीक है, अब जैसे, अब अगर मैं आपसे कहूं 8 का क्रय बराबर 6 का विक्रय, 8 वस्तुओं का क्रय बराबर 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बताइए कितने परसेंट लाभ हानि हुई। करते रहो भाई जल्दी जल्दी। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज जो है हम सिर्फ वो क्वेश्चन कराएंगे जहां पर मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है परेशान होते हैं, अटक जाते हैं, कोई भी थोड़ी बहुत भी समस्या आती है, उस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। मिक्स में है मैथ में, मैथ की क्लास कई दिन बाद ले रहे हैं हम। 8 का क्रय बराबर 6 का विक्रय, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई?
मैथ में अलग अलग चैप्टर कराएंगे। प्रीति जी बोल रहे 33.33। प्रीति जी ये जरूर लिखना प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों चीज हो सकती है ना। ठीक है भाई, तो सही आंसर है 33.33% का प्रॉफिट है। कैसे है? जितनी खरीदी है उसके साथ 2 जीरो लगाओ, जितनी बेची है उससे भाग दीजिए, 2 से 3 बार ये 400 बार, 400 को काटे तो 133.33 आ गया। अब 100 से ज्यादा आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है। बिल्कुल जी प्रीति, ठीक है भाई, तो प्रॉफिट हो गया 33.33% का। और चलते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। हाँ जी, 48 का क्रय बराबर, इसको 36 की जगह कोई और लेते हैं, 32 का विक्रय। 48 का क्रय बराबर 32 का विक्रय, लाभ या हानि है? तो है तो कितना है? जल्दी कीजिए भाई। अरविंद चौधरी जी बस राम राम करके गायब हो गए, उसके बाद कोई आंसर नहीं दे रहे। 50% प्रॉफिट बता रहे प्रीति जी। अच्छा भाई, तो हमने क्या कहा? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे अरविंद जी। 48 का क्रय, जितनी खरीदी है उसके साथ 2 जीरो लगाएंगे, जितनी बेची उससे भाग देंगे। तो 16 दूनी 32, 16 से 300 बार, ये 150 बार कट गया, तो 50 का प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक तो ये होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है। अब असली समस्या अब आती है, असली समस्या अब आती है, वो क्या कहता है, लैंग्वेज को देखना। 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट बताइए। असली समस्या यह आती है, वो अलग था, ये अलग है। वहां पर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ का विक्रय मूल्य बराबर दिया। यहां कह रहा 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितने परसेंट लाभ? या ये कहे 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, कितने परसेंट लाभ हो? 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कितने परसेंट हानि हुई? 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि कितने परसेंट हुई? यानी यही दो संख्याओं में 4 क्वेश्चन बनेंगे और आंसर अलग अलग होते चले जाएंगे। सवाल को समझ में आया? 15 वस्तु बेचे तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितने परसेंट लाभ हुआ? अब देखिए, ध्यान सुनना। अगर इसमें कहें, हाँ जी, इसी का मेथड भूल जाते हैं, इसलिए मुझे मालूम है जी जहां पर गड़बड़ होती है। अगर कहे 15 वस्तु बेचने पर, मैं पहले लाभ वाला देखता हूं, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए, ये दो सवाल हैं, एक में विक्रय के बराबर, एक में क्रय मूल्य के बराबर, और दोनों का आंसर अलग आएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा। अब करने का तरीका आता, पहली चीज, पहले आप देखेंगे कोई से एक सवाल उठाते हैं, मान लिया हमने पहले उसको उठा लिया, इसको बाद में लिख ले दोबारा से। मान लिया विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले हम जो देखेंगे सबसे पहले, ये देखो लाभ या हानि है, लाभ हो या हानि हो, लेकिन है किसके बराबर? ये कह रहा विक्रय के बराबर। 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे, अगर विक्रय के बराबर है, लाभ हो या हानि हो। अगर विक्रय के बराबर लाभ दे रखा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, और क्रय के बराबर लाभ या हानि दे रखा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। विक्रय के बराबर है तो विक्रय मूल्य 1 रुपया मानना। अब देखते हैं, हम यहां पर करते हैं विक्रय यानी एसपी। विक्रय है भैया,
ठीक है। अब याद रखना ये जो ये वाली चीज होती है बीच में, ये जो बीच में ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, कैसे निकलेगा वो देखिए। 15 वस्तु 15 रुपए में बेची, याद रखना 15 वस्तु 15 रुपए में बेची, विक्रय है तो बेची है, ठीक है। अब ऊपर की लाइन को पढ़ते हैं। 15 वस्तु 15 में बेची, फिर 15 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ हुआ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 रुपए का लाभ हुआ। बेची है 15 में, 9 रुपए का लाभ हुआ, तो फायदा कितने का, मतलब खरीदी कितने में थी, 6 रुपए में, यानी 6 रुपए में खरीदी थी। फिर से देखिए, 15 वस्तु 15 रुपए में बेची, 9 रुपए का लाभ हुआ है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी 9 रुपए का लाभ। 15 में बेची, 9 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदी 6 में थी। अब आपको पता है कि कितने का लाभ है, कितने में खरीदी है। लाभ परसेंट, लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितने का है, 9 रुपए का, 9 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपए, सभी का 6 मूल्य, टोटल की बात चल रही है ना, ठीक है, बटे 6। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये 50 आ गया, 150% का लाभ। क्लास अटक गई, वीडियो रुक गई, अभी भी रुकी हुई है क्या, देखना भाई एक बार बताना। मैंने तो मैसेज भी पढ़ा है, क्योंकि मैं तब पढ़ाने में लग रहा था। बताइए क्लियर हो गया, अभी क्लास चल गई और ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। चल गई, ओके जी, ठीक है जी। अभी बताओ ये समझ में आ गया। इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्या कहा है कि ये देखना कि लाभ हो रहा है या हानि किसके बराबर हो रही है, और देखते हैं। ये कह रहा है, पिछले में 150 आया था, 15 वस्तु बेचने पर 9 मैंने पूरा नहीं लिखा, 9 वस्तु के पिछली बार विक्रय था, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। इस बार भी लाभ लिया हमने, पिछली बार भी लाभ था, लेकिन इस बार क्रय मूल्य के बराबर लिया। पिछला लिया था विक्रय मूल्य के बराबर। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा समझा रहे जी। अब देखिए, पिछला हमने विक्रय के बराबर लिया था, इस बार क्रय के। मैंने क्या कहा, ये देखो कि कितने रुपए, मतलब किसके बराबर लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य के बराबर हो रहा तो क्रय मूल्य 1 रुपया मानो, अगर विक्रय के बराबर हो रहा तो विक्रय मूल्य 1 रुपया मानना, ठीक है। एक वस्तु की बात कर रहे हैं। अब यहां कह रहा क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो अब हम क्रय मूल्य शुरू करेंगे। एक वस्तु, 9 वस्तु खरीदी 9 रुपए में, 15 वस्तु खरीदी 15 रुपए में। जब क्रय पता है तो विक्रय भी निकाल सकते हो आप चाहे तो। 15 वस्तु बेची कितने में, देखिए 15 वस्तु 15 में खरीदी, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ हुआ इतने का। खरीदी थी 15 में, 9 का लाभ हुआ तो बेच दी 24 रुपए में। खरीदी थी 15 में, 15 वस्तु 15 में खरीदी, ऊपर लिखा हुआ है, एक वस्तु 1 में खरीदी, 15 15 में खरीदी, 9 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 9 रुपए का लाभ हुआ। तो 9 15 में खरीदी, 9 का लाभ कमाए, 24 में बेच दी। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे, अब क्या रखना, 15 या 24, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 है इस बार ऊपर है, पिछली बार नीचे था। तो 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, 5 से 20 बार, आंसर आ गया 60% का लाभ। बिल्कुल सवाल वही है, लैंग्वेज में सिर्फ एक ही चीज का चेंज किया हमने, उसमें 150% था, 60% लाभ आ गया। कोई दिक्कत भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर मैंने फिर बोल रहा हूं कि अगर ये चीज लाभ हो या हानि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसके बराबर है इससे फर्क पड़ता है। क्रय मूल्य के बराबर है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानो, विक्रय मूल्य के बराबर तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानो। और चलते हैं, अगर सपोज कीजिए यही होता, यहां विक्रय होता और यहां लाभ की जगह हानि होता। अब देखिए पहले का 150 है, दूसरे का 60 आया, अब तीसरे को देखते हैं। इसको मैं बिल्कुल हटा रहा हूं, वैसे हटाने की जरूरत नहीं थी, यहीं भी कर सकता था, लेकिन मुझे समझाना है। मैंने सबसे पहले क्या कहा, ये देखो लाभ है या हानि, लेकिन किसके बराबर है, विक्रय के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। क्रय के बराबर है तो क्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, तो विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते हैं। एक वस्तु 1 रुपया का विक्रय मूल्य है, ठीक है। 9 वस्तु 9 रुपए का विक्रय मूल्य है, 15 वस्तु 15 रुपए का विक्रय मूल्य है। विक्रय चल रहा है ये, जब एक वस्तु का 1 है तो 9 का 9 है, 15 का 15 है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब विक्रय पता तो दूसरी चीज ज्ञात करेंगे, 15 क्रय मूल्य 15।
15 वस्तु 15 रुपए में बेची, कह रहा 15 वस्तु बेचने पर 9 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 9 का विक्रय मूल्य हानि इतने में हुई, 9 के विक्रय मूल्य 9 रुपए, 9 रुपए की हानि हुई। बेची 15 में, 9 की हानि हुई, तो खरीदी कितने में थी? 6 में या 24 में? 6 में खरीद कर 15 में बेचता तो लाभ होता। ज्यादा में खरीदी थी, ज्यादा कितने हैं? 24 रुपए। 15 में बेचने पर 9 की हानि हुई, तो इसका मतलब 24 में खरीदी। अब हानि परसेंट देखते हैं। हानि परसेंट कितना होता है? हानि गुणा 100 बटे क्रय। अब इस बार 15 नहीं, इस बार 24 देगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो नीचे है ना, इस बार देख लीजिए क्रय मूल्य नीचे। ठीक है, तो बटे 24 करेंगे। 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 75 बटे 2 यानी 37.5% की हानि आ गई। आंसर। 3 क्वेश्चन कराए, संख्या वही है, आंसर तीनों के अलग अलग है। 4 होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, एक में लाभ क्रय मूल्य के बराबर भी तो हानि होगी, तो 4 होते हैं, कैसे रट लोगे? जब तक समझोगे नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होती रहेगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है? आपको समझ में आ गया, नहीं आया? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इस बार संख्या बदल रहा हूं, आप करेंगे। ठीक है, तो 10 वस्तु बेचे, 4 के विक्रय बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितने परसेंट हुआ ये बताना है। कीजिए जी। 10 वस्तु बेचने पर 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट बताइए। तो आपकी अगर कोई भी समस्या किसी चैप्टर की है वो बता सकते हैं तब तक आप, इस सवाल को करने के बाद। 200/3, प्रीति जी बोले 200/3% का लाभ, बहुत अच्छे। ठीक है जी। अब देखिए क्या कह रहा है ये, विक्रय बराबर लाभ है। विक्रय बराबर लाभ है तो मैंने सबसे पहले कहा कि विक्रय मूल्य 1 रुपये मानिए। एक वस्तु 1 रुपया, 4 वस्तु 4 रुपया, 10 वस्तु 10 रुपये। अब विक्रय पता दो फिर क्रय ज्ञात करेंगे, अगर क्रय पता तो क्रय विक्रय ज्ञात करेंगे। यहां 10 वस्तु, अब ये कह रहा 10 वस्तु 10 रुपए में बेची, 4 रुपए, 4 के विक्रय बराबर लाभ हुआ, लाभ हुआ 4 रुपए का। 10 में बेची, 4 का लाभ हुआ। 10 वस्तु 10 में विक्रय दिख रहा है, 4 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में थी? 6 रुपए में खरीदी थी 6 रुपए में। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य 10 है या 6 है? बटे 6 है। बहुत अच्छे अरविंद जी, बटे 6 है। तो ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, 200/3, 200/3 66.66, बहुत अच्छे, 66.66, 66 से 2/3 वही बात है। 200/3% का लाभ हुआ, बहुत ही अच्छे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होना है। और आपकी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं तब तक। कोई भी आपको लग रहा है कि हमें इस टाइप की दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब मैं एक सवाल और उठा लेता हूं अलग से कहीं से। ठीक, देखते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है जैसे घनमूल 0.037 का बार, अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए कहने लगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, घनमूल रहने दो, 037 रह गया बटे 999, ठीक है, बटे 999 हो गया। ठीक, अब देखिए तो 37/999 आ गया। अब इसको देखिए कि ये कितनी बार काट रहा है इसको। घनमूल ऐसे ही रहने दो भाई, यह तो जानते हो ना 3 के ऊपर बार तो बटे 999 आएगा। ठीक, अब अगर हम इससे काटे 3, ये कितनी बार कट रहा है? 999 को 37 से काट कर देखते हैं पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। 37 दूनी 74, कितना बच गया? 5 बच गया, और यहां बच गया 2, फिर 9 आ गया। अब कटेगा तो 7 बार कटेगा, 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, 33 बार कट गया। तो ऊपर बचा 1, नीचे 27, 1/27 का घनमूल 1/3 आ गया। हम खत्म।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो बार वगैरह का, तो उससे डरना मत, संख्या लिखो तो सही, हो जाएगा सवाल। जब लिखोगे काम करोगे तभी तो होगा, करोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होगा, अटक जाओगे। ठीक है। अब मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो आप। अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम आती है मैथ में तो बताएं, सर एक बार मुझे कंफ्यूजन होता है जब प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, कब घटेगा कब जुड़ेगा। प्लस से माइनस मतलब कौन से में प्लस से माइनस की ओर? प्रीति जी कौन से में होते हैं प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, कब घटेगा कब जुड़ेगा? अच्छा अरविंद भाई एज वाले बताइए कौन से, किस टाइप के? एज वाला तो पूरा चैप्टर, देखिए पूरा चैप्टर नहीं हो सकता, लेकिन ये बताइए कि इस टाइप का, इस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है, उसमें बताइए जहां कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और होता है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर x+1, 3 की पावर x+1 प्लस 3 की पावर x-1, तो आ गया 270। x का मान बताना है। इक्वेशन बन जाती है जब सर प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, कब घटाते हैं कब जुड़ेगा। चलिए मैं देखता हूं आपको, अगर इक्वेशन की बात कर रहे थे, एक इक्वेशन करके दिखाता हूं मैं। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा आप पूछ क्या रहे हैं, पहले इसको देखिए। मैं अलग अलग चैप्टर से बताऊंगा, टेंशन मत रखिए। चलिए तो क्या कह रहा है वो देखिए। अगर कभी ऐसा सवाल आए तो हमारे पास तरीके कई सारे होते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, इसमें छोटी वाली पावर को कॉमन लेके भी कर सकते हो। कंफ्यूजन है तो आप लीजिए 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1, ये जब जुड़ती कब है पावर, जब गुणा में होता है, प्लस 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1 बराबर 270। अब 3 की पावर x को कॉमन ले लो, यहां बचा 3 जमा 1 बटे 3 बराबर 270। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 की पावर x गुणा 3 तिया 9 1 10, 10 बटे 3 बराबर 270 है। अब इस 10/3 को इधर ले गए तो 3/10 आ गया, जीरो से जीरो 81 आ गया। ठीक है भाई, 10 और 3 ऊपर पहुंच गया, 10 नीचे आ गया, जीरो से जीरो कट गई 81 आ गया, 81 का मतलब 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर x 3 की पावर 4 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आप, अगर आप इक्वेशन में चल रहे हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि 2a प्लस 3b बराबर 45, कुछ भी नहीं, बिना कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं, 2a प्लस 3b बराबर 45। अगर हमसे कोई कहे a माइनस बी बराबर 17, ऐसा करना मान लिया। ठीक है, अब तब तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक या तो a ना बराबर हो या b ना बराबर हो, या तो a को बराबर करो या b को बराबर करो। अब या तो इसमें क्या करो, 2 की गुणा कर दो नीचे वाले में, या 3 की गुणा कर दो। अगर हम इसमें नीचे वाले में 2 की गुणा करते हैं तो ये हो गया 2a माइनस 2b बराबर 34। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो बराबर है, मतलब ए, 2a बराबर है, लेकिन ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा एक को। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को माइनस करते हैं। नीचे वाले माइनस करने का मतलब सारे नीचे के माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में 2a कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 5b बराबर आ गया 11, तो b बराबर आ गया 11/5। ठीक है, b बराबर 11/5 आ गया। क्यों, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अगर आप यही पूछ रहे हैं तो ये होता है कि पहले इक्वेशन में बराबर करते हैं, अगर दोनों जो बराबर है वो दोनों प्लस है तो माइनस कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। अगर एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ देते, अगर इसको करते तो जोड़ देते, तो ये दोनों जुड़ते और ये प्लस और माइनस जुड़कर आपस में जीरो हो जाते। ठीक है, चले जी। अच्छा, ये वाला नहीं, प्रीति जी बताइए फिर कौन से वाला। देखिए जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से वाला कह रहे हैं तब तक मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके लिए, आप तब तक क्वेश्चन को ढूंढिए। ठीक है जी, आपको ये बताना है कि, हाँ जी,
ठीक है, ये चार त्रिभुज, चार सर्किल हैं और सभी की आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, सभी की आर 21 सेंटीमीटर है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना, जो जहां पर मैंने ये पेन चलाया, इस भाग का क्षेत्रफल, जो चारों से घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है। बताइए, ट्राई करिए, कैसे करोगे? आर जो है 21 सेंटीमीटर है, इस वाले घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना कितना होता है, चार त्रिवृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। चलिए भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगर चार वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है, दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक पूरा तरीका होता है। अगर पूरा तरीका मिलाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों के केंद्र मिलाने पड़ेंगे। अब देखिए, जब चारों के केंद्र मिलाएंगे तो ये क्या होगा, जितनी ये त्रिज्या डबल हो जाएगी भाई, ये त्रिज्या व्यास के बराबर हो जाएगा, तो एक बनेगा हमारे पास वर्ग, वर्ग, ठीक है, वर्ग बनेगा। और फिर उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 42 गुणा 42 करके, याद रखना 42 गुणा 42 हुआ इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चार हिस्से हैं, इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो इनका जब क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये जो चारों हिस्से मिलेंगे, तो ये चारों हिस्से एक सर्किल के बराबर बनेंगे भाई, ये चौथाई 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 एक सर्किल, यानी एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक सर्किल का क्षेत्रफल घटेगा। एक तरीका तो वो करने का, लेकिन तरीका ये होता है, डायरेक्ट करना है तो 6/7 गुणा आर स्क्वायर कर देना, बस याद रखना। अगर चार वृत्त जिनकी त्रिज्या आर है, उनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 6/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी 6/7 गुणा 21 कर दीजिए, आंसर आएगा। अगर भूल जाए तो ऐसे कर सकते हो आप, अगर भूल जाए तो ऐसे निकाल सकते हो, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला 42 गुणा 42, और फिर आधा, चौथाई 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 एक वृत्त हो गया, माइनस का क्या करेंगे, पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 21 गुणा 21, इसको निकाले घटाएंगे तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, समझ में आ गया होगा। तो चार वृत्तों से घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट याद रखना, अगर भूल जाए तो इस तरह से ध्यान रखना। ओके, चलिए जी, एक और याद रखना है, अगर आपसे मैं कहूं कि एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, इसकी जो परिधि, परिधि यानी सरकमफेरेंस, इसकी परिधि 108 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। परिधि 108 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। चलो आसान कर देता हूं मैं, 72 कर देता हूं, परिधि 72 कर देता हूं मैं, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम कर दिया थोड़ी सी। इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया कितना है। अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्किल है, उसकी परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल बताना है। मैंने क्या कहा था शुरू में कि मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, मुझे मालूम है जहां पर बच्चे परेशान होते हैं, अटकते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आज उठाकर लाए हम, अटकने वाले क्वेश्चन जो होते हैं। लेकिन आज जुड़े भी कम है और मैसेज भी कम ही कर रहे हैं आप। हो गया भाई? चलिए हम ही बता देते हैं। अर्धवृत्त जो होता है उसकी जो परिधि होती है, देखिए अगर पूरा वृत्त होता तो परिधि होती है 2πr। अर्धवृत्त की परिधि बहुत से सोचते हैं इसका आधा कर दो πr हो जाएगी, ये गलत है भाई, ये नहीं होता। इसकी अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है πr + 2r, क्योंकि ये πr है और इसमें ये भी तो जुड़ा हुआ, परिधि का मतलब पूरा एक राउंड होता है, तो इसमें व्यास एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब व्यास एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो परिधि का एक फॉर्मूला πr + 2r कहो, या फिर एक काम कर सकते हो, अर्धवृत्त की परिधि
लिख लेना, नहीं पता तो। अर्धवृत्त की परिधि बराबर होती है पाई आर प्लस 2r या 36/7 गुणा r। ये अर्धवृत्त की परिधि होती है। ठीक है, 36/7 गुणा r, या तो इतना याद रखो या फिर ये याद रखो, अर्धवृत्त की परिधि होती है। अब 36/7 गुणा r बराबर 72 है। तो अब 36/7 को इधर लेंगे तो 7/36 आ जाएगा। कितना आ गया? 14। तो r आ गई 14, इसके r 14 है। अब क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। जितना वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा होता है। अब r बराबर 14 आ गया है। इस फॉर्मूले को लिख लेना भाई, इस फॉर्मूले को लिख लेना। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r या 36/7 गुणा r होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर क्या कह रहा है? 1/2 गुणा 22/7 गुणा r कितना? 14 गुणा 14। अब 7 दूनी 14 से 7 दूनी 14 कट गया, 14 गुणा 22 कर दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, 308 आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 308। अरविंद चौधरी जी, हम शॉर्टकट नहीं बताते, शॉर्टकट का हाल देख रहे हो ना, भूल रहे हो ना, हर कोई भूल जाता है। इसलिए हम बार बार यही बोलते हैं कि चीजों को समझिए। हाँ, कुछ चीजें याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं तो समझने पर ध्यान दीजिए। हम तभी तो, वरना तो हम इसका शॉर्ट भी बताते हैं, फॉर्मूला भी बताते हैं, पूरा ओरिजिनल कैसे आए ये भी बताते हैं। वो लंबे टाइम तक याद रहता है। एग्जाम हॉल में हवाइयां उड़ जाती हैं शॉर्टकट की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आसान वाला, बिल्कुल आसान है ये। हाँ जी, अनंत तक है ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये ऐसा सवाल चल रहा है अनंत तक, तो आपको याद रखना ये जो अंदर संख्या लिखी हुई है ये सेम होगी अनंत तक वाले में, और इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें एक का अंतर हो, यानी कि 8 गुणा 9 चल जाएगा। 8 गुणा 9 72 होता है। ऐसा नहीं कि आपने 36 गुणा 2 कर दिया, या 72 गुणा 1 कर दिया, या 24 गुणा 3 कर दिया, या 18 गुणा 4 कर दिया। ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, क्योंकि इनमें एक का अंतर नहीं है। जो टुकड़े होंगे उनमें एक का अंतर होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा अंतर मिल जाए, अब देखिए भाई अनंत तक चल रहा है, तो अगर यहां पर माइनस चल रहा तो हमारा आंसर होगा छोटी संख्या 8। इसका आंसर 8 आ गया। अगर यहां प्लस होता तो बड़ी संख्या 9 आंसर आ जाता। माइनस चल रहा तो छोटी संख्या, प्लस चल रहा तो बड़ी संख्या आंसर। जैसे अगर हमसे कोई कहे अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अनंत तक, तो आंसर क्या है? 4 गुणा 5 में आंसर आ गया 4। लेकिन जैसे ही हम यहां प्लस करेंगे तो अब आंसर क्या आ गया? 20 की वैल्यू है 4 गुणा 5, तो अब हम कौन सा लेंगे? 5 लेंगे आंसर। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज और याद रखना, एक और याद रखना, इसका आंसर 5 भी है और इसका आंसर -4 भी है। मतलब जो बड़ी संख्या वो प्लस में आ गई, छोटी संख्या माइनस में आ गई। एक जो ओरिजिनल आंसर होता मैंने बता दिया, दूसरा उसको माइनस में ले लो। अगर सपोज कीजिए यहां माइनस, ये प्लस है, तो इसका आंसर प्लस का 5 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अगर यहां माइनस में रख दे तो अब इसका आंसर माइनस का 4 है और प्लस का 5 है। सॉरी, प्लस का 4 है माइनस का 5 है, उल्टा लिख रहा हूं मैं यहां पर। प्लस का 4 है माइनस का 5 है, ऐसे भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, जब हमें एक का अंतर पर ले लेना है, प्लस हो या माइनस हो। लेकिन अगर ये चल रहा है अंडर रूट 37, अंडर रूट 37, अंडर रूट 37, और ये अनंत तक है, कोई चिन्ह नहीं दे रखा। जब कोई चिन्ह नहीं दे रखा तो क्या होता है? जो संख्या अंदर लिखी है वही आंसर है, काम खत्म। जो संख्या अंदर लिखी है वही है, काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर अनंत तक है तो। अगर अनंत तक नहीं है तो थोड़ा सा सचेत रहना है। जैसे ये यहीं तक दे रखा, बस 3 बार दे रखा है। अब जब अगर अनंत तक नहीं है तो आप क्या करेंगे? संख्या को लिखेंगे।
पहले तो संख्या लिख लो, फिर देखो ये कितनी बार आया, 3 बार। जितनी बार आया, जितनी भी बार आया, 2 की उतनी ही पावर करेंगे। 2 की पावर 3 8 होता है। अब 8 लीजिए और इससे एक कम पावर लीजिए, इससे एक कम पावर होगी 7, 37 की पावर 7/8। ठीक है, 8 लेंगे और उससे एक कम पावर, एक कम वाले को ऊपर, ज्यादा वाले को नीचे, 37 की पावर 7/8। अगर ये 3 बार है तो अगर ये एक बार और होता तो ये होता था 2 की पावर 4। 37 तो लेंगे ही लेंगे, अब 2 की पावर 4 लेंगे क्योंकि 4 बार आया है, और 2 की पावर 4 होता 16। 16 का मतलब है 15 लेंगे और एक 16 लेंगे, 15/16। अंदर चाहे कुछ भी लिख रहा है। अगर यहां 37 की जगह मान लिया 537 होता तो हम यहां भी 537 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये? ओके। इसके बाद ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि 3π/5 रेडियन को डिग्री में बदलो, 3π/5 रेडियन को डिग्री में बदलो, रेडियन से डिग्री बदलना है, तो याद रखना आपको कि एक नियम लिख लेना, रेडियन से डिग्री, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, अगर रेडियन से डिग्री बदलवा रहा है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे आप 180/π की। ओके, अगर आपसे कह रहा है डिग्री से रेडियन बदलो तो आप गुणा करेंगे π/180 की। ठीक है, इस बार रेडियन से डिग्री बदलवा रहा है तो आप लिखेंगे 3π/5 गुणा, रेडियन से डिग्री बदल रहा है 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 से ये कितनी बार कट गया, 36, 36 दिया 108, आंसर आ गया 108 डिग्री। समझ में आ गया? अगर रेडियन से डिग्री बदलवा रहा तो ये, और डिग्री से रेडियन बदलवा रहा तो उल्टा करेंगे आप। जैसे देखते हैं उसको भी, अगर आपसे कहे 63 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, 63 डिग्री को रेडियन में बदलना है, करना भाई, एक बार चेक करिए, 63 डिग्री को रेडियन में बदलना है। उम्मीद आपने कर लिया होगा। मैंने क्या कहा, रेडियन, डिग्री से रेडियन तो गुणा करेंगे π/180 की, तो 63 डिग्री है, इसमें π/180 से गुणा करिए। अब 9 से ये 7 बार कटा, 9 से ये 20 बार कटा, तो 7π/20 रेडियन आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। एक और आता है, बिल्कुल जी, अगले उस पर एक और आता है कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, 1 रेडियन का मान कितना होता है, बताना कैसे करोगे? 1 रेडियन का मान कितने डिग्री होता है ये बताएंगे। करके देखिए, रटना नहीं है, आराम से हो जाएगा। 1 रेडियन, 2 रेडियन, नहीं पता, कोई बात नहीं प्रीति जी, अभी तो बताया मैंने, रेडियन से डिग्री बदलना है, अभी बताया ना मैंने, रेडियन से डिग्री बदलना है तो गुणा करेंगे 180/π के। ठीक है, बताया था ना अभी। अच्छा जी, तो 1 रेडियन 1 गुणा 180/π, पाई का मतलब 22/7, चलो मैं पाई लिख देता हूं दोबारा से, 180/22 यानी 180/22/7, 7 ऊपर पहुंच गया, 2 से 11 बार, 2 से 90 बार, 630/11। अब 630/11 को 11 पंजे 55, 8 बज गया, 11 सत्ते 77, 3 बज गया, 11 दूनी 22, 7 बज गया, 11 छिके 66, 57.26 डिग्री। ठीक है, बस ये करना है, 57.26 डिग्री। अगर रेडियन पूछे तो ये आता है, बहुत पूछा जाता है ये 57.26। तो ऐसा चीज सीखिए कि अगर उसको सीख लिया तो उस टाइप के हर सवाल को आप आराम से कर सकते हो। अब वो 1 रेडियन पूछे तो बता दोगे,
2 रेडियन पूछे तो 2 गुणा 180/पाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो कहे कि भाई 11 रेडियन का मान कितना होता है, कह रहा है 11 रेडियन का मान कितना होता है, 11 रेडियन कितना होता है, 11 गुणा 180/पाई, पाई को बोलेंगे 22/7। ठीक है, 7 को ऊपर ले गए, 11 दूनी 22, 90, 630 डिग्री, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहे 1.1 रेडियन तो 630 की जगह 63 डिग्री आ जाएगा, काम खत्म है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी आपको कि कैसे डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बदलते हैं। बस एक ही चीज याद रखनी है, रेडियन से डिग्री बदलना है, रेडियन से डिग्री बदलना है तो 180/पाई से गुणा, और डिग्री से रेडियन बदलना तो पाई/180 से गुणा, उसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी को पूछना है क्या आप में से किसी को कुछ? मैंने कहा था ना कि भाई ऐसी प्रॉब्लम लेंगे क्वेश्चन जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं आप। आ गया भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे, समझ में आना चाहिए जी, बिल्कुल। जिस चीज को पढ़ाए ना हम उसको बस ये कि अब ये समझ में आ गया, ऐसे समझ लिया कि अब दोबारा कभी पूछेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं। और पूछना है कुछ ऐसा आपको? चलिए कोई बात नहीं, आज के इतने ही रखते हैं, छोटी क्लास रखते हैं आज की, ज्यादा बड़ी नहीं ले रहे हम। अगर ऐसी ही क्लास में बीच में देखिए, मैथ में मिक्स में क्यों ला रहा हूं, क्योंकि आपके ऐप पर जितने भी आपका कोई भी कोर्स है उसमें सभी में ऐप पर मैथ की सारी क्लास पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके मैथ की हर हर चैप्टर की क्लास है। अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा पढ़ना तो उसको बताइए, इक्वेशन बता दीजिए प्रीति जी, जब आप बताएंगे तभी बताएंगे भाई। चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन कौन सा वाला? डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है कौन सा वाला होता है वो बताना पड़ेगा, रीजनिंग में, मैथ में, कौन से को कह रहे हो आप? ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। तो मेन चीज यही है कि देखिए प्रीति जी, आप जो है ना, क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको आप टेलीग्राम पर हम हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको बता देंगे किस टाइप का है, अगली क्लास में आपके सामने ले आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। शाम को 8 बजे आपसे एक विशेष क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ने का तरीका बताएंगे आपको। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, शाम को फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।